हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश रांगडाले और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कक्षा 10वीं की रसायन विज्ञान, जिसमें आज हम देखने वाले हैं एक ऐसे तत्व के बारे में जिसके बिना हमारे आसपास के बहुत सारे जो पदार्थ हैं उनका होना या फिर बन पाना अधूरा है। पिछली कक्षाओं में हमने देखा था धातुएं और अधातुओं के बारे में। आज हम उसको थोड़ा सा डीप में लेकर चलते हैं और एक ऑलराउंडर एलिमेंट जो है जिसको हम कार्बन कहते हैं उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और हम इसमें जानेंगे कि ये जो कार्बन है राइट, ये किस तरीके से हमारे आसपास बहुत सारे प्रकार के जो यौगिक होते हैं उसका निर्माण करता है। मतलब यदि मैं बात करूं पेट्रोल की या फिर डीजल की, कैरोसिन की, मोम की, कोयले की, लकड़ी से लेकर आपके अल्कोहल की, या फिर आप बात कर लें जैसे कि हीरा हो गया, आपकी पेंसिल के अंदर उपयोग होने वाला ग्रेफाइट हो गया, या फिर हमारी बॉडी के अंदर इतना सारा जो हाइड्रोकार्बन मौजूद है वो हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किससे मिलकर बनी हुई है, कार्बन से मिलकर बनी हुई है। तो हम बात कर रहे हैं, इसलिए आप सोचो कि इतने सारे तत्व होते हैं आपकी आवर्त सारणी में, बट सिर्फ पढ़ाया जाता है कार्बन के बारे में। इसका मतलब यह हुआ कि कार्बन और उसके यौगिक जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। लगभग कितने होते हैं तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, लगभग हमारे पास 30 लाख यौगिक हैं। मतलब ये कि दूसरे और जितने भी आपके क्या हैं तत्व हैं वो मिलकर भी इतने यौगिक नहीं बना सकते जितने यौगिक अकेला जो है वो कार्बन बनाता है। बात समझ में आ रही है? तो इसके बारे में एक सेपरेट चैप्टर पढ़ाना या फिर सेपरेट केमिस्ट्री का एक जो शाखा बनाना, वो बात तो बनती है। जैसा आपको पता होगा केमिस्ट्री की 3 शाखाएं होती हैं, जिसमें कार्बनिक रसायन है जिसमें आप कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में पढ़ते हो, एक अकार्बनिक रसायन है जिसमें कार्बन के अलावा दूसरे तत्वों के बारे में पढ़ते हो, और एक होती है आपकी भौतिकी रसायन जिसको आप फिजिकल केमिस्ट्री कहते हो, जहां पर आप गणितीय सवाल लगाते हैं, जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा कक्षा 9 में, राइट। चलिए तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है जिसमें हम बात करेंगे कार्बन और उसके बहुत सारे यौगिकों के बारे में। और आज हम ये जानेंगे सबसे पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, कि कौन सी चीजों को इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि हम बात करेंगे कि हमारे आसपास कार्बन कितनी मात्रा में मौजूद है, और यदि वो जिस भी मात्रा में मौजूद है उसके हिसाब से वो कितने यौगिकों का निर्माण करता है। कुछ ऐसे ही हम जानेंगे कि कार्बन जो होता है उसमें आबंधन क्यों होता है, और यदि उसमें आबंधन होता है तो उसका क्या रिजल्ट आता है। साथ में हम देखेंगे कार्बन के भी अवतार होते हैं। आप सोचिए, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं, मतलब कार्बन के अलावा लगभग सारे ही जो तत्व हैं, ठीक है, उन सब में अवतार नहीं पाया जाता। अवतार को क्या कहते हैं भाई रसायन विज्ञान की भाषा में? तो अपर रूप कहलाता है। बात समझ में आ गई? तो कार्बन के बहुत सारे अवतार होते हैं जिसके बारे में हम जानने वाले हैं इस चैप्टर में स्टूडेंट्स। साथ में हम जानेंगे कार्बन की संयोजकता क्या होती है, मतलब ये कि क्या कार्बन की संयोजकता जो है वो कार्बन के बहुत सारे यौगिकों के निर्माण में कोई अपना रोल प्ले करती है, ये हम जानेंगे। साथ में हम ये देखेंगे कार्बन के जो यौगिक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, संतृप्त होते हैं, असंतृप्त होते हैं, और कार्बनिक यौगिक जो है वो क्या होते हैं जिसको आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हो, जिसमें आपका अल्कोहल आ गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल आ गया, इसके बाद आपके क्या आ गए भी, एल्डिहाइड आ गए, कीटोन आ गए, हेलोजन आ गए, हेलो एल्केन आ गए। तो इतनी सारी चीजें हम देखने वाले हैं किसमें, कार्बनिक यौगिक में। साथ में स्टूडेंट्स हम लोग ये जानेंगे कि जो कार्बनिक यौगिक है उसके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, मतलब हम बात करेंगे बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के बारे में। और जाते जाते इस चैप्टर के लास्ट में हम पढ़ेंगे कार्बन के ऐसे तो बहुत सारे यौगिक होते हैं, पर कक्षा 10 में क्या होता है आपका, बहुत सारे यौगिक नहीं है, सिर्फ 2 ही यौगिकों के बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें पहला है आपका अल्कोहल और दूसरा है आपका एसिटिक अम्ल। बात समझ में आ गई? तो कैसे निर्माण होगा अल्कोहल का, एसिटिक अम्ल का, कैसे ये दोनों जो है अभिक्रियाएं करेंगे, ये सब पढ़ने वाले हैं हम लोग इस चैप्टर में, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। बात समझ में आ गई? तो आप क्या करेंगे भाई, इसको सबसे पहले अपनी कॉपी में नोट करेंगे जैसा कि आप हमेशा करते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए तो जब आप इसको नोट कर लेंगे, इसके बाद मैं शुरू कर रहा हूं इस चैप्टर को जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक, है ना। तो चलो नोट कर लो पहले आप। ठीक कर लिया नोट?
अब स्टूडेंट सवाल पैदा होता है कि यदि हमारे आसपास कार्बन के बहुत सारे यौगिक मौजूद हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, किसी भी प्रकार का आप ईंधन ले लीजिए, हाइड्रोजन के अलावा और भी बहुत सारी चीजें, जैसे अल्कोहल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, सिरका हो गया, पेट्रोल हो गया, आपका लकड़ी हो गई, कोयला हो गया, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, तो इन सभी यौगिकों का या पदार्थों का जो निर्माण है वो होता क्यों है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम दो चीजों को कवर करेंगे आज के टॉपिक में। पूरा चैप्टर तो ऑब्वियसली आज नहीं हो पाएगा, बट आज इसका जो भाग 1 है इसमें हम दो चीजों को कवर करेंगे। पहला ये कि जिस कार्बन के बारे में इतनी बातें हो रही हैं, समझ तो लें वो है क्या। तो पहले तो कार्बन एक परिचय देखेंगे हम इसका, कि जो कार्बन है उसके पीछे आगे का खेल क्या है, उसके पास कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं। कुछ ऐसे ही हम लोग आज जानने वाले हैं कि कार्बन में जो आबंधन होता है, सहसंयोजी आबंधन होता है, इसके कारण होता क्या है। कहीं यही तो कारण नहीं है कि पेट्रोल बन जाता है, कहीं यही तो कारण नहीं कि हीरा जो है वो बहुत ही ज्यादा कठोर होता है, कहीं यही तो कारण नहीं है कि जो पेंसिल के अंदर का ग्रेफाइट है वो बहुत ही ज्यादा नाजुक होता है। बात समझ में आ रही है। तो ये सारी चीजों का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है किसके अंदर स्टूडेंट्स, सहसंयोजी आबंधन के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कार्बन एक परिचय, है ना, ध्यान से देखो। तो कार्बन एक परिचय में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो तत्व है इसके एक परमाणु के अंदर कौन सी चीजें पाई जाती हैं। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है कि भाई इसके पास जो है आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। किसी भी परमाणु के अंदर वैसे तो बहुत सारे कण पाए जाते हैं, पर हमारा काम चल जाएगा इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन किसी भी आवेश का नहीं होता है। क्लियर। अब आपका जो इलेक्ट्रॉन है तो कितने होते हैं भाई, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन कितने होते हैं, तो प्रोटॉन आपके 6 प्रोटॉन होते हैं और कुछ ऐसे ही 6 न्यूट्रॉन होते हैं। मतलब मैं बात कर रहा हूं कार्बन के एक समस्थानिक की, जिसका सूत्र होगा कुछ ऐसा। सॉरी, यहां पर आएगा 12, 17 कैसे आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, यहां पर 12 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में, ध्यान से देखिए, जिसके नाभिक में आपके पास 6 प्रोटॉन होंगे और 6 ही क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 न्यूट्रॉन हो गए। कुछ ऐसे ही प्रोटॉनों की भी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आ रही है। और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहां घूमते हैं भाई, तो ऊर्जा कक्षा में घूमते हैं। कैसे पता चला, तो परमाणु की संरचना से। कहां था वो चैप्टर, तो कक्षा 9वीं में था। नहीं देखा है तो जाकर देख लो। संयोजकता क्लियर हो जाएगी, आवेश क्लियर हो जाएगा, संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्लियर हो जाएगी, और यह भी क्लियर हो जाएगा कि कौन सा तत्व जो है वो कितने आबंध बनाता है। बात समझ में आ गई। चलो ध्यान से देखो। अब ये जो पहली ऊर्जा कक्षा है, पहली ऊर्जा कक्षा है स्टूडेंट्स। चलो इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं। ये जो पहली ऊर्जा कक्षा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 हैं। इसके बाद वाली जो ऊर्जा कक्षा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप ध्यान से देखिए, 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो 4 4 4 4 4 इलेक्ट्रॉन है। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए दूसरी ऊर्जा कक्षा में, 4 इलेक्ट्रॉन। पहली ऊर्जा कक्षा में कितने हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण है ऊर्जा कक्षा में, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका विन्यास क्या होगा, तो विन्यास क्या होगा स्टूडेंट्स, तो इसका विन्यास होगा भाई, परमाणु क्रमांक आपका यदि 6 है, इसका मतलब इसका विन्यास होगा 2 और 4। मतलब ये कि कार्बन की अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है स्टूडेंट्स, वो होगी आपकी 4, और यही होगी संयोजकता। बस यहीं से खेल शुरू होता है कार्बन के यौगिक का। ये जिसकी 4 संयोजकता है ना, यहीं से खेल शुरू होता है कार्बन और उसके यौगिकों का। यहीं से स्टार्ट होती है कहानी आबंधन की, कि कैसे कार्बन जो है दूसरे परमाणुओं के साथ जुड़कर निर्माण करता है कार्बनिक यौगिक के। बात समझ में आ रही है। तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम एक स्पेसिफिक तत्व के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कार्बन, जिसके बिना शक्कर का फॉर्मूला अधूरा है। शक्कर अधूरी, आप सोचो,
शक्कर का फॉर्मूला क्या है? C12H22O11, जिसके कारण भोजन में आती है मिठास। उसमें भी कार्बन है, मतलब ये कि ये जो कार्बन है इसके बिना ना तो साबुन बनने वाली है और ना ही बनने वाला है आपका डिटर्जेंट। क्लियर हो गई कहानी? इसी के तरीके से ना तो कपड़े धोने का सोडा बनने वाला है और ना ही कपड़े धोने का सोडा ही बनेगा NaHCO, और ना ही बनेगा आपके खाने का सोडा। बात समझ में आ गई? तो कार्बन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये जान लिया कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, संयोजकता क्या है। बात समझ में आ गई? अब ये जान लेते हैं कि भाई ये जो हमारी धरती है इसमें कार्बन कितना मौजूद है। तो भूपर्पटी जो है हमारी स्टूडेंट्स, उसमें कार्बन मौजूद कितना है, तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 0.02% आपका है कार्बन। कहां पर? भूपर्पटी पर। भूपर्पटी पर आपका जो कार्बन तत्व है वो कितना है? 0.02%। बात समझ में आ गई? कुछ इसी तरीके से वायुमंडल में जो CO2 है, कुछ इसी तरीके से वायुमंडल में जो CO2 है वो है 0.03 एक्सट्रीमली सॉरी। तो उसका प्रतिशत कितना है भाई? CO2 है, उसके अंदर भी कार्बन है, तो वो कितना है आपका? 0.03%। बात समझ में आ गई? तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा जरूर कम है, कार्बन की प्रतिशत मात्रा जरूर कम है, बट उसके कारण बनने वाले यौगिकों की जो संख्या है, जिसके बारे में अभी मैंने बात की थी, लगभग 30 लाख। सोचकर देखिए, लगभग 30 लाख। मतलब कार्बन के अलावा दूसरे जो तत्व हैं, सारे 117 तत्वों की मैं बात कर रहा हूं, वो भी आपस में मिलकर उतने तत्व नहीं बनाते हैं जितना अकेला बनाता है कार्बन। इसीलिए इस पर्टिकुलर चैप्टर को हमने बनाया है सिर्फ कार्बन और उसके यौगिकों के लिए। बात समझ में आ गई? चलिए आगे लेकर चलते हैं इस कहानी को। तो कार्बन क्या है सीख लिया, कार्बन की मात्रा हमने देख ली, और हमने ये जान लिया कि जो कार्बन है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। बात समझ में आ गई? कार्बन की और भी चीजें होती हैं, जैसे कार्बन के अवतार होते हैं, अपर रूप होते हैं, तो एक एक करके हम उसको पढ़ने वाले हैं। आप इसको जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है? चलो, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, ठीक। और ये क्या रहेगा भाई? तो ये रहेगा इसका चिन्ह, सिंबल ऐसा रहेगा। विन्यास क्या होगा? तो 2 होगा और 4 होगा। और अपने दिमाग में ये जो 4 संख्या है ना, इसको बढ़िया तरीके से बैठा लीजिए, क्योंकि संयोजकता से ही हम जानेंगे कि जो कार्बन है वो कितने आबंधों का निर्माण करेगा और किस प्रकार से वो यौगिक जो है उनका निर्माण करेगा। बात समझ में आ गई? चलिए, पता है आपको कार्बन के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज है। कार्बन वैसे तो अधातु है, कार्बन वैसे तो अधातु है, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये ऊष्मा और आपकी जो विद्युत होती है उनकी कुचालक होती है। पर कार्बन का जो एक अपर रूप होता है, जिसको आप ग्रेफाइट कहते हैं, जो कि आपके पेंसिल में लगा होता है, जो कि सेल के अंदर होता है, ये विद्युत का अच्छा सुचालक है। मतलब ये कि कार्बन का जो अपर रूप है ग्रेफाइट, वो ऐसी अधातु है, इकलौती ऐसी अधातु है जो विद्युत की कैसी है भाई? सुचालक है। तो ये एक प्रकार का अपवाद है। अब आप सोचो कितना ऑलराउंडर एलिमेंट है। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखो, संयोजकता आपने देख ली, अब आपने और क्या देख लिया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या देख ली। अब एक काम करते हैं, क्या कार्बन के अंदर यदि हम न्यूट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन करें तो किसी चीज का निर्माण होगा? तो बिल्कुल होगा। समस्थानिक का निर्माण होगा, समभारिक का निर्माण होगा। कैसे होगा? देख लो देख लो देख लो देख लो। इसको हटा देते हैं यहां से, है ना? चलो इसको हटा देते हैं स्टूडेंट्स, और चलते हैं समस्थानिकों के बारे में, जिनमें परमाणु क्रमांक जो है वो एक समान रहता है, पर परमाणु भार जो रहेगा, द्रव्यमान क्रमांक जो रहेगा, वो कैसा रहेगा भाई? वो अलग रहेगा। तो हम बात कर लेते हैं थोड़े से कार्बन के समस्थानिक, हम बात करेंगे कार्बन के समस्थानिकों के बारे में। और कितने समस्थानिक हैं? तो बड़ी सिंपल सी कहानी है भाई, 3 समस्थानिक हैं। 6 हो गया 12, ये हो गया कार्बन 6, यहां पर 13, ये हो गया कार्बन 6, और यहां पर 14। अब ध्यान से देखो, ये ना सबसे ज्यादा पाया जाता है, लगभग 99.9%। बाकी के जो है वो बहुत कम पाए जाते हैं। इसलिए जब भी बात कार्बन की होती है, जो समस्थानिक ज्यादा होता है, हम उसी के संदर्भ में सारी चीजें पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई? तो कार्बन के कितने समस्थानिक भाई? तो ऐसे तो 14 से ऊपर भी होते हैं, पर उनकी स्थिरता बहुत कम होती है। तो कितने? तो 3। तो कार्बन के कितने समस्थानिक हो गए स्टूडेंट्स? 3 समस्थानिक हो गए।
C12, C13 और C14। और यदि कक्षा 9 में आपने मोल संकल्पना पढ़ी होगी परमाणु आप किसमें अणु और परमाणु वाले चैप्टर में, तो आपने ये पढ़ा होगा कि कार्बन का जो C12 समस्थानिक होता है इससे ही हम बनाते हैं 1AMU, इसी से हम बनाते हैं 1AMU। हालांकि वो इस चैप्टर का पार्ट नहीं है तो अभी हम उसको नहीं पढ़ेंगे, यहां पर गणितीय सवाल नहीं आने वाले हैं। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने भी समस्थानिक हैं उसमें से सबसे ज्यादा जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो होगा आपका क्या, C12। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से जो है कार्बन के हमने समस्थानिक देख लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिया, वातावरण में मात्रा देख ली। CO2 के रूप में 0.03 है, इसका मतलब कार्बन उससे कम होगा क्योंकि ये CO2 की मात्रा है। पर भूपर्पटी के ऊपर कार्बन जो है उसकी मात्रा कितनी है, तो 0.02%। बात समझ में आ गई। और क्या देखा हमने, अपर रूपों के बारे में जाना, क्या नहीं जाना, जानने वाले हैं। बात समझ में आ गई। चलो ध्यान से देखो, तो इसको आप नोट करेंगे। हम बढ़ रहे हैं आगे और देखते हैं कि अब पिटारे में से क्या निकलता है। मतलब ये कि कार्बन का परिचय तो देख लिया, पर अब हम ये जानेंगे कि भाई कार्बन इतने सारे यौगिक बनाता काहे है, क्यों इतने सारे यौगिक बनाता है, उसके पीछे की कहानी क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, ढेर सारे यौगिकों के पीछे की कहानी, ढेर सारे यौगिकों के पीछे की कहानी, पीछे की कहानी, यानी कि हम बात कर रहे हैं अंदर की बात, अंदर की बात। स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं अंदर की बात कि जो कार्बन का परमाणु है इसके अंदर ऐसा क्या है कि ये ढेर सारे जो है क्या बनाता है भाई, यौगिकों का निर्माण करता है। हमारे आसपास ढेर सारे लगभग 30 लाख यौगिक हैं। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, तो इसका जो आंसर है वो होगा क्या भाई, संयोजकता। इसका जो आंसर है वो क्या होगा, संयोजकता। और जिसमें क्या छुपा हुआ है, आबंधन। ऐसी कौन सी चीज है जो कार्बन को मजबूर करती है बहुत सारे आबंध बनाने में या आबंध बनाने में सिंपली। बात समझ में। तो वो कहानी क्या है स्टूडेंट्स, तो वो कहानी है संयोजकता। क्लियर हो गया। तो हम देखने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो कार्बन को प्रेरित करती है बहुत सारे यौगिकों के निर्माण में। और वो चीज क्या है, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमने इसकी संयोजकता देखी थी, तो संयोजकता और आबंधन कैसे होता है समझ लेते हैं। बात समझ में आ गई। चलो यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ। अब आपने ये देखा था पिछली कक्षाओं में, पिछले चैप्टर्स में, पिछले टॉपिक्स में कि भाई आबंधन क्यों होता है। तो आबंधन क्यों होता है, अष्टक के कारण। थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। देखना ध्यान से, बहुत सिंपल सी कहानी है। देखो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं आबंधन। और आबंधन के पीछे की कहानी क्या है, तो आबंधन के पीछे की कहानी है कुछ ये चीजें। ध्यान से देखो, आबंधन के पीछे की कहानी क्या है, तो 2-3 चीजें ऐसी हैं जो आबंधन के पीछे की कहानी है। बात समझ में। तो कौन सी चीजें हैं भाई, तो एक तो है आपका क्या, अष्टक। एक तो है अष्टक का नियम। दूसरी जो कहानी है वो क्या है, संयोजकता। दूसरी जो कहानी है स्टूडेंट्स वो क्या है, आपकी संयोजकता। अब ये क्या चीज है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या कनेक्शन है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कहां से, कार्बन से। नहीं, स्टार्ट करते हैं कार्बन से नहीं, उस तत्व से जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा है, यानी कि ऑक्सीजन से। चलो देखो, ये मैंने लिखा ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन मैंने ये जब लिखा तो यहां पर आ गया 8 और यहां पर आ गया 2 और इसके बाद आ गया 6। अब अष्टक क्या कहता है, अष्टक का नियम ये कहता है कि कोई भी तत्व जो रहेगा अपनी अंतिम कक्षा में कोई भी तत्व रहेगा अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना चाहता है। बड़ी सिंपल सी स्टोरी, कोई भी तत्व अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना चाहता है। अब भाई सभी की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन थोड़ी होते हैं, देखो 6 हैं यहां पे।
सभी की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। देखो कितने 6 हैं इसमें। नाइट्रोजन में कितने हो जाते हैं भाई? नाइट्रोजन में हो जाते हैं आपके 7 हो जाते हैं, सॉरी 5 हो जाते हैं, ठीक है। फ्लोरीन में आपके 7 हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी तत्व अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना चाहता है। इसी को हम कहते हैं अष्टक का नियम, जिसके लिए ध्यान से देखिएगा, जिसके लिए वो क्या करता है, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रॉन का नंबर एक, देखो, जिसके लिए वो इलेक्ट्रॉन का या तो आदान प्रदान करता है, जिसके लिए वो इलेक्ट्रॉन का या तो आदान प्रदान करता है या फिर साझेदारी करता है। बात समझ में आ रही है? जिसके लिए इलेक्ट्रॉन का या तो वो आदान प्रदान करेगा या फिर क्या करेगा स्टूडेंट, साझेदारी करेगा। अब आदान प्रदान यदि करेगा, ठीक है, और साझेदारी करेगा तो दो अलग अलग प्रकार के आबंधन बनेंगे। तो आदान प्रदान यदि करेगा तो अब बनेगा आयनिक आबंध। तो कैसा बनेगा भाई? आयनिक आबंध बनेगा। आयनिक आबंध बनेगा, ठीक है। और ये साझेदारी कर रहा है तो कैसा बनेगा भाई? सहसंयोजी बनेगा। तो कैसा बनेगा? सहसंयोजी आबंध। कुछ समझ में नहीं आया? ध्यान से देखो, कहानी इंटरेस्टिंग है। यदि क्या कर रहा है, आदान प्रदान कर रहा है तो आयनिक आबंध बनेगा, पर यदि साझेदारी कर रहा है स्टूडेंट्स तो क्या बनाएगा भाई? सहसंयोजी आबंध बनाएगा। तो एक काम करते हैं, हम ये समझ लेते हैं कार्बन क्या बनाएगा। क्या कार्बन आयनिक आबंध बनाएगा या फिर कार्बन सहसंयोजी आबंध बनाएगा? बात समझ में आ रही है? क्योंकि देखिए, आबंधन के बिना, देखो, अष्टक के बिना आबंधन नहीं होगा। आबंधन नहीं होगा तो दो अलग अलग या एक प्रकार के परमाणु आपस में नहीं मिलेंगे। जब दो अलग अलग प्रकार के या परमाणु आपस में नहीं मिलेंगे तो नए यौगिक का निर्माण ही नहीं होगा। मतलब ये कि जो आप CO2 कहते हो, H2O कहते हो, NaCl कहते हो, H2SO4 कहते हो, ये सब क्या है? यौगिक है। यौगिक कब तक नहीं बनेंगे भाई? जब तक आबंधन नहीं होगा। आबंधन क्या है? परमाणुओं का आपस में मिलना। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि यदि आबंधन नहीं होगा तो किसी भी प्रकार के यौगिक का, पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। तो यौगिक और पदार्थ के निर्माण के लिए जो चीज जरूरी है वो है आपका आबंधन। और इस आबंधन के पीछे की कहानी क्या है? आबंधन के पीछे की कहानी है अष्टक का नियम, कि हर परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करना चाहता है। अब अष्टक का जो नियम है वो किससे जुड़ा हुआ है? आपके संयोजकता से, कि जितनी संयोजकता होगी उतना ही वो क्या करेगा भाई? आप उतने ही वो आबंध बनाएगा। तो ये सारी चीजों को मैंने परमाणु की संरचना वाले अध्याय में बढ़िया तरीके से डीप में हमने डिस्कस किया हुआ है। आप यदि उस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, ठीक है, तो आप एक बार वहां पर जाकर देख लीजिए। पर यदि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम चल रहे हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसका नाम है कि भाई कार्बन कैसे आबंध बनाएगा, आयनिक बनाएगा या सहसंयोजी बनाएगा। तो हम देखेंगे कि कार्बन कैसे वाले आबंध बनाने वाला है। ध्यान से देखोगे तो कार्बन के लिए हम क्या करते हैं, कैसे आबंध बनाएगा ये देख ले। तो क्या लगता है स्टूडेंट्स, भाई आयनिक बनाएगा या फिर बनाएगा सहसंयोजक, है ना? तो वो समझ लेते हैं। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ चलते हैं जल्दी से। अब देखो कैसे 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 कैसे। तो ये रहा हमारा कार्बन, ये रहा हमारा कार्बन, ये रहा कार्बन कार्बन कार्बन, और कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है भाई? 6 है। परमाणु द्रव्यमान क्रमांक कितना है? तो 12 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखेंगे हमें यह कैसे पता चलेगा कि वो कितने इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा या फिर ग्रहण करेगा। सिंपल सी कहानी। अब यदि आयनिक आबंध बनाता है, आपका आयनिक बॉन्ड बनाता है कार्बन, तो क्या करना पड़ेगा भाई? सीधी सी बात है, आयनिक आबंध जो है लिखने की जरूरत नहीं है, पता है आपको। आयनिक आबंध के लिए या तो इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। दोनों ही स्थिति जो है उस पर हम गौर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, दो तरीके से इसको बदल देते हैं। ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि जो कार्बन है ये 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4 है। मान लेते हैं कि कार्बन परमाणु क्रमांक में तो चेंज नहीं आएगा, पर इसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया। जब इसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन का दान किया तो इसके ऊपर आ गया कितना भाई? +4। कैसे आ गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा होता है? वो ऋणावेशित कण होता है। प्रोटॉन जो है वो कैसा होता है भाई? आपका धनावेशित कण होता है। अब ध्यान से देखो, इसकी यदि हम बात करें, अच्छा इसको लिखने की जरूरत नहीं है, रुको एक बार बढ़िया से लिखते हैं इसको, ठीक है। हम एक तरफ सिचुएशन लगाते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन क्या किया? दान किया, त्याग किया बेसिकली।
है ना, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि जो कार्बन है वो आयनिक आबंध बनाएगा या फिर बनाएगा कौन से भाई, सहसंयोजक आबंध। तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, हम कहते हैं यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रहण किए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या किए, ग्रहण किए। अब जब 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो इसको हम लिखेंगे कार्बन, क्योंकि इसने 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा -4 +4 आ जाएगा इसके पास, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे, तो 4 निकल गए तो सिर्फ 2 बचेंगे। पर यदि इसने 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं तो इसके ऊपर आ जाएगा -4, यहां पर आ जाएगा +4। रुको 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 रुको, ये थी कहानी। और ये हो जाएगा आपका 2। और कितने थे भाई अंतिम कक्षा में, 4 थे। अंतिम कक्षा में कितने थे, 4 थे। अष्टक पूरा करने के लिए इसने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए और ये हो गया आपका 8। बात समझ में आई। तो अष्टक तो पूरा हो गया, पर समझते हैं क्या ये जो बात है ये प्रोटॉन को अच्छी लगी या फिर नहीं लगी। तो ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब स्टूडेंट्स यहां पर यदि हम बात करें तो प्रोटॉन कितने हैं भाई, तो प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से प्रोटॉन का कोई लेना देना नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉन 2 हैं। यहां पर प्रोटॉन कितने हैं, तो 6 हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 हैं। अब क्या होता है, नाभिक में होता है प्रोटॉन जो कि धनात्मक होता है, ऊर्जा कक्षा में घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन जो कि ऋणात्मक होते हैं। दोनों के बीच में सामंजस्य होता है और कोई भी जो परमाणु है उसका निर्माण होता है। पर यदि आपके पास प्रोटॉन है 6 और इलेक्ट्रॉन है 10, प्रोटॉन है 6 और इलेक्ट्रॉन है 10, तो क्या 6 प्रोटॉनों का 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख पाना, साथ में रख पाना थोड़ा सा मुश्किल नहीं होगा। प्रोटॉन सिर्फ 6, इलेक्ट्रॉन 10, तो इलेक्ट्रॉन तुलनात्मक तरीके से ज्यादा हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गए। तो इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, ज्यादा हो गए। एक आध इलेक्ट्रॉन होता तो चलता, ये तो भर ही जा रहे हैं। बात समझ में आई। तो इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, बहुत ज्यादा हो गए। उसी तरीके से यहां पर इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, कम हो गए। बात समझ में आई। अब देखो भाई, ऐसे में बड़ी परेशानी जो है वो कार्बन के लिए हो गई। कार्बन इज लाइक कि भाई प्रोटॉन मेरे पास 6 हैं, इलेक्ट्रॉन मेरे पास 10 हो गए, कैसे संभालूंगा। 6 प्रोटॉन से 10 इलेक्ट्रॉनों को संभाल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अब यदि ये चीज मुश्किल है तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली जो बात है वो जमी नहीं। बात समझ में आ गई। 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कैसे ग्रहण करेंगे, कैसे संभालेंगे, बड़ा मुश्किल है। इलेक्ट्रॉनों के बीच में परस्पर क्या होगा, प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा तो उसको भी समझ लेते हैं। ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। देखो, ये तो नाभिक हो गया, ये आपकी पहली कक्षा हो गई और ये दूसरी कक्षा हो गई। अब पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, तो 2 है, 1 और 2। दूसरी में 4 थे, 4 और आ गए, उसको भी बना लेते हैं हम लोग। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से। 4 और बना दिए, लो ये लो, ये 4 और बना दिए, 4 बाहर से मंगवा लिए। अब जब 4 आपने मंगवा लिए तो क्या इलेक्ट्रॉनों के बीच में आकर्षण बल जो है वो नहीं होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में भयंकर वाला हो जाएगा प्रतिकर्षण बल, और ये जो आयन बनेगा ये भयंकर बनेगा अस्थिर। तो ये आयन कैसा 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 है, भयंकर वाला अस्थिर आयन है। तो ये आयन कैसा है, तो ये आयन है अस्थिर आयन। तो ये बन गया आपका अस्थिर आयन। अब आयन कैसा बन गया, अस्थिर आयन बन गया। अब जब आयन ही अस्थिर है तो ये बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपके जो अणु होते हैं, यौगिक होते हैं, आयन होते हैं, तत्व होते हैं, जिन्हीं चीजें होती हैं, यदि स्थिर हैं तो ही ये बनेंगे, नहीं तो ये नहीं बनेंगे। तो आयन कैसा हो गया, भयंकर वाला अस्थिर हो गया। अब इधर चलते हैं। अब ये कह रहा है भाई हमने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया। अब भैया आपने यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, अब प्रोटॉन है 6, इलेक्ट्रॉन है 2, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है, तो ये बात भी कुछ नहीं जमी। इसका मतलब ये वाला जो भाग हुआ ये भी कैसा हो गया, अस्थिर आयन। तो ये भी हो गया अस्थिर आयन। अब कहने का मतलब ये कि ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को त्यागने से काम चल रहा है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉनों को धारण करने से काम चल रहा है। मतलब ये कि कार्बन का ना तो नेगेटिव आयन जिसको हम एनायन कहते हैं, ना तो ये स्थिर है, और कार्बन का ना तो धनायन जिसको आप क्या कहते हैं भाई, कैटायन कहते हैं, ये दोनों ही स्थिर नहीं है। जब दोनों ही स्थिर नहीं है तो कार्बन के आयन नहीं बनेंगे। कार्बन के आयन क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि अष्टक पूरा करने के चक्कर में जो खेल यहां पर हुआ वो प्रोटॉनों को अच्छा नहीं लगा।
तो कार्बन के जो आयन हैं वो कैसे होते हैं, अस्थिर होते हैं। बात समझ में आ गई। तो स्टूडेंट्स कहानी सिंपल है कि जो कार्बन के आयन होते हैं वो कैसे होते हैं, लिख लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं और इस खेल को करते हैं समाप्त। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जो कार्बन के आयन होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, तो अस्थिर होते हैं। अब यदि कार्बन के आयन ही अस्थिर होते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि आयनिक यौगिक नहीं बनाएगा। कार्बन अष्टक तो पूरा करना चाहता है पर आयन इसके अस्थिर होते हैं, इसलिए आयनिक यौगिक नहीं बनाएगा। तो ये आयनिक यौगिक, क्योंकि आयनिक यौगिक किससे बनता है भाई, आयनों से बनता है। आयनिक यौगिक कैसे बनता है, आयनों से। सहसंयोजक यौगिक कैसे बनता है, तो साझेदारी से। तो आयनिक यौगिक नहीं बनाएगा। तो आयनिक यौगिक आपका जो कार्बन है वो नहीं बनाएगा। कुछ समझ में आया। तो आयनिक यौगिक कैसा होगा, तो ये नहीं बनाएगा। इसलिए आपका जो कार्बन है स्टूडेंट, उसके आयन क्योंकि स्थिर नहीं होते हैं, ना तो हम बात करें C पॉजिटिव की, +4 की, या फिर C -4 की। दोनों ही जो आयन होते हैं कार्बन के, ऋणायन और धनायन, वो कैसे होते हैं, भयंकर वाले अस्थिर होते हैं, बिल्कुल स्थिरता नहीं होती है। इसलिए कार्बन जो है आयनिक यौगिक नहीं बनाता। अब जब यह आयनिक यौगिक नहीं बनाता, उसके बाद भी यदि इसके इतने सारे यौगिक हैं, तो इसके पीछे की कहानी है सहसंयोजी यौगिक। क्या बनाता है, सहसंयोजी यौगिक। तो आपसे यदि कोई पूछे कि कार्बन आयनिक यौगिक क्यों नहीं बनाता है, तो आप क्या बताएंगे कि जो कार्बन है उसके दोनों ही प्रकार के आयन, ऋणायन जब वो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है या धनायन जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, वो कैसे हैं भाई, अस्थिर हैं। और अस्थिर होने के कारण कार्बन जो है वो आयनिक यौगिक का निर्माण नहीं करता है। बात समझ में आ गई। तो अब देखते हैं कि यदि आयनिक यौगिक का निर्माण नहीं करता है तो सहसंयोजक यौगिक जो रहते हैं उसका निर्माण कैसे करता है। तो अष्टक पूरा करना है, कहानी बड़ी सिंपल सी है। बात समझ में आ गई। तो देखिए, ना सिर्फ कार्बन पर बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं बच्चों जो किसका निर्माण करते हैं भाई, सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे आपका H2O जल एक प्रकार का सहसंयोजी यौगिक है, जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आ रही है। जैसे ऑक्सीजन का जो एक अणु है वो, तो ये सभी क्या है आपके, जैसे मीथेन हो गया, पेट्रोल हो गया, तो ये सब क्या है, सहसंयोजी यौगिक है। तो कार्बन आयनिक यौगिक नहीं बनाएगा, ये बनाएगा सहसंयोजी यौगिक। चलो इसको भी समझ लेते हैं। देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बीच में आपस में हम करने वाले हैं कुछ खेल, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये रहा बच्चों कार्बन, विन्यास क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा। ये रहा नाइट्रोजन, ठीक है, विन्यास क्या होगा, 2 होगा, 5 होगा। ये रहा उसका बड़ा भाई यानी कि ऑक्सीजन, जिसके बिना हमारा भी काम नहीं चलेगा, 2 होगा, 6 होगा। कुछ ऐसे ही हम बात कर लेते हैं किसकी, सोडियम की बात कर लेते हैं या हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन 1 रहा तो यहां पर 1 हो जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा था कि अष्टक का नियम होता है। अब अष्टक का जो, एक मिनट, जब मैं अष्टक का नियम कहता हूं तो आप इसको, आपकी जो आवर्त सारणी में अष्टक का नियम आता है न्यूलैंड्स के, वो ना समझे। अष्टक सिद्धांत ये कहता है कि हर एलिमेंट यानी कि तत्व अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करना चाहता है, बस। अब पूर्ति वो आयन बनाकर करे, कार्बन से तो हो नहीं पाया, तो या तो वो आयन बनाकर करे या फिर करे वो साझेदारी से। तो देखते हैं क्या ये सभी तत्व जो हैं, कार्बन तो नहीं करेगा, बाकी जो है वो करते नहीं करते, वो एक अलग कहानी है। पर अष्टक का नियम ये कहता है कि अंतिम कक्षा में कैसे भी करके, कुछ भी करो, कैसे भी करो, पर 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं आपके वो होने चाहिए। बात समझ में आ गई। चलो ध्यान से देखो। तो भाई कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आपका हाइड्रोजन है। तो कार्बन को और कितने चाहिए, 4 चाहिए। इसको और कितने चाहिए, तो 3 चाहिए। इसे कितने चाहिए, तो इस भाई को 2 चाहिए। तो जितने इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक पूरा करने में, वही होगी संयोजकता। मतलब ऑक्सीजन को यदि 2 चाहिए तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है भाई, 2 है। नाइट्रोजन को 3 चाहिए तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है, तो वो है आपकी 3। कार्बन को 4 चाहिए तो कार्बन की संयोजकता है 4। इसको समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखो। तो कहां हम ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। चलो, तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका ऑक्सीजन। अब बनाते हैं इसके इलेक्ट्रॉन। तो देखो, ध्यान से देखो,
अब ऑक्सीजन को हम कैसे लिखते हैं भाई, यदि ये ऑक्सीजन है, इसका आपने यहां पर 8 परमाणु क्रमांक लिखा है और आपने यदि इसको 2 और 6 लिखा है, बात समझ में आ रही है, तो ये इसका विन्यास हो गया। पर जब आप ऑक्सीजन को दर्शाएंगे तो आप कैसे दर्शाएंगे, तो एक तरीका तो ये हो गया, आप नाभिक बना दें, उसके आसपास ऊर्जा कक्षा बना दें और ऊर्जा कक्षा में आप इलेक्ट्रॉन दर्शा दें, जो कि बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जिसको हमने 9th में भी पढ़ा है। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो और ये लो, हो गए 6। एक तरीका तो ये हो गया। एक और तरीका क्या हो सकता है भाई, तो एक और तरीका हो सकता है कि हम लिख दें बीच में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के आसपास उसके जितने भी अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है वो लिख दें। तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। तो 1 2 3 4 5 6। और अच्छा तरीका देख लेते हैं, ऐसे ना लिखकर आप यदि ऐसे लिखें तो ये रहा आपका ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, लुईस बिंदु संरचना। जब आप किसी भी यौगिक के या किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को डॉट बनाकर, बिंदु बनाकर दर्शाते हो। ठीक है, देखो तो ये हो गया भाई ऑक्सीजन, उसके अंतिम कक्षा में थे 6, तो हम सिर्फ अंतिम कक्षा वाले लिखेंगे। मुझे यही चीज नाइट्रोजन के लिए करनी है स्टूडेंट्स, तो मैं कैसे करूंगा, तो ये रहा नाइट्रोजन। ये कौन सी चीज रही, नाइट्रोजन रही। अब ये बताओ कि नाइट्रोजन की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने भाई, 5 है ना, तो कैसे बनाओगे, 1 2 3 4 5। अब बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन को कैसे बनाओगे, तो ये रहा कार्बन, 1 2 3 4। कुछ समझ में आया। अब अंतिम कक्षा में है 4, करने हैं 8, अंतिम कक्षा में है 5, करने हैं 8, अंतिम कक्षा में है 6, करने हैं 8। कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए। अब ये कहीं और से 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तब बनता है सहसंयोजन आबंध। तो इलेक्ट्रॉनों की होती है साझेदारी, इलेक्ट्रॉनों की होती है, इलेक्ट्रॉनों की होती है साझेदारी। और ये जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, इससे निर्माण होता है सह संयोजी बंध का। तो इससे निर्माण होता है स्टूडेंट्स किसका, सहसंयोजी बंध का। बात समझ में आ गई। तो यहां से निर्माण होता है आपके सहसंयोजी बंध का। आयनिक बंध का कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन को दिया या लिया, साझेदारी नहीं की, इलेक्ट्रॉन को दिया या फिर लिया, तो उससे होता है आयनिक बंध का निर्माण। पर सहसंयोजी बंध कैसा होगा भाई, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कैसे होती है समझ लेते हैं। ठीक है, क्या कहते हो, ये सब समझ लिया आप लोगों ने, इसको अपनी कॉपी में आप नोट करो। ठीक है, इसको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में आप नोट करो, एक भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। एक एक कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग के अंदर मैं करने वाला हूं फिट। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो इसको। तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी बनाता है सहसंयोजी बंध। ठीक, चलिए अब इसको यहां से हटाते हैं और 1 बाय 1 सभी जो हमारे तत्व हैं उनके लिए हम देखते हैं किस तरीके से हुई है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, है ना। ध्यान से देखो। अब भाई ये लिखा है यहां पर आपका नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की यदि आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे तो आपको पता चलेगा 1 2 3 4 5 अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन लेने हैं। कुछ इसी तरीके से इसके पड़ोस में भी एक नाइट्रोजन है। ठीक है, रुको 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 भाई, एक नाइट्रोजन ये है, देखो ऊपर करेंगे, मजेदार चीज है। एक नाइट्रोजन ये है, एक नाइट्रोजन ये है, हमने बना दिए दोनों के लुईस डॉट स्ट्रक्चर। 1 2 1 2 3 1 2 3 1 और 2। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये वाला नाइट्रोजन यदि पड़ोस वाले से बोल रहा है देख अपन भाई भाई ना, एक काम करते हैं अपन, क्या करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, अपन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, तब तो हम कह रहे हैं ना सहसंयोजी। सह का मतलब क्या हुआ, पार्टनर, सहपाठी, साथ में पढ़ने वाले, सह यानी कि साथ में। तो अब देखो हुआ क्या, तो हुआ क्या, नाइट्रोजन ने कहा चल अपन एक 3 इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेते हैं भाई, साझेदारी कर लेते हैं। जब 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो अब नाइट्रोजन ये वाला ऐसा और ये वाला नाइट्रोजन ऐसा। कुछ आया समझ में? तो कहने का मतलब ये कि अष्टक पूरा होता हुआ तो दिख रहा है। अब यदि हम बात करेंगे इस नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के पास अंतिम कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉनों को लेकर कितनी होगी,
1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। और यही तो कहता है अष्टक का नियम। कुछ आया कि नहीं आया समझ में, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पक्का एक और 2-3 और तरीके हैं बच्चों अष्टक के नियम को समझने के, सहसंयोजी आबंध को समझने के, हम वो भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? जरूरी नहीं कि एक ही तरीका हर बार हर बच्चे के समझ में आ जाए, पर ये आ रहा होगा ऐसा मुझे लग रहा है। फिर भी नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलो, तो ये जो चीज बनी इसको हम कहते हैं, देखो कितने सहसंयोजन बंध बने भाई, 3 बने। अब चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ। पहला ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसके बनाते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अंतिम कक्षा में कितने, तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये रहे 6 इलेक्ट्रॉन, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा, उधर वाले का भी वैसे ही होगा। अब अंतिम कक्षा में है 6, कंप्लीट कितने करने हैं भाई, तो कंप्लीट करने हैं स्टूडेंट्स कितने 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 8। तो क्या होगा ऑक्सीजन, चल 2-2 इलेक्ट्रॉन की अपन क्या कर लेते हैं, आपस में साझेदारी कर लेते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन की जैसे ही हुई साझेदारी तो एक ऑक्सीजन मिल गया ये और एक ऑक्सीजन मिल गया ये। कुछ समझ में आया? तो अब जब यहां से आप काउंट करोगे तो कितने मिलेंगे स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। उधर वाले क्या करते हैं, या तो कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखोगे या तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीखोगे, नहीं सीखोगे वाला ऑप्शन ही नहीं है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। बात समझ में आ गई? देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर वाले के काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। बात समझ में आ गई? तो कितने सहसंयोजन बंध बने, कितनी बार पार्टनरशिप हुई, 2 बार। तो बंध कितने बने, तो यहां पर सहसंयोजी बंध बने 2, यहां पर कितने बने बंध भाई, तो वो बने 3। अब आप सोच रहे होंगे सर हाँ कार्बन कार्बन का भी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, कार्बन का ऐसा नहीं होता है। कार्बन जो है अपने एक और कार्बन के साथ में सहसंयोजी आबंध नहीं बनाता है। मतलब ये कि सर कार्बन के नखरे तो बहुत हैं, आयनिक बनाया नहीं, अपने जैसे दूसरे कार्बन के साथ सहसंयोजी बनाना नहीं है, उसके बाद भी यौगिक। मतलब स्टूडेंट्स कोई तो बात होगी ना कि 30 लाख यौगिकों का निर्माण करता है। बात समझ में आ रही है? तो देख लेते हैं। तो क्या आपने सहसंयोजी बंध समझ लिया? ऐसे यदि हम हाइड्रोजन की बात करें बच्चों, तो हाइड्रोजन क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ये इस तरीके से हो जाएगा बंधन, आबंधन। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हाइड्रोजन में आबंधन हो जाएगा। तो अब उसका अष्टक तो पूरा नहीं होगा क्योंकि उसके लिए 8 होना जरूरी होता है, उसके बाद द्विष्टक पूरा होगा, द्विष्टक, अष्टक नहीं होगा, ड्यूप्लेट उसे हम कहते हैं, द्विष्टक पूरा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये थी एक बड़ी सिंपल सी कहानी संयोजन आबंध को समझने के लिए। क्लियर? अब एक काम करते हैं, कार्बन को ऑक्सीजन से जोड़ते हैं, कार्बन को हम जोड़ते हैं नाइट्रोजन के साथ में, कार्बन को हम जोड़ते हैं हाइड्रोजन के साथ में। बात समझ में आ गई? चलो देख लो, हम कार्बन को फ्लोरीन से भी जोड़ सकते हैं, क्लियर, क्लोरीन से भी जोड़ सकते हैं, है ना। तो पहले आप इसको नोट कर लो और सहसंयोजी बंध जो है उसकी परिभाषा लिख लो। क्या होगी, जब 2 अधातुओं के बीच में, सहसंयोजन बंध जो होता है वो सिर्फ अधातुओं के बीच में बनता है जब 2 अधातुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी होती है अष्टक पूरा करने के लिए। हालांकि इसके बहुत सारे अपवाद हैं बट अभी नहीं पढ़ना है। अष्टक पूरा करने के लिए तो ऐसे बनने वाले आबंध को हम कहते हैं सहसंयोजी बंध। यहां पर आयन नहीं बनेंगे, यहां पर आयन नहीं बनेंगे। चलो नोट कर लो, आगे बढ़ रहे हैं। कर लिया, कहानी सिंपल है। चलिए अब देखिए, अब देखो आएगा मजा। क्यों आएगा? क्योंकि सहसंयोजी आबंध हम लोग समझ चुके हैं। अब लिखते हैं कार्बन को। देखो ये रहा कार्बन, अब इसके आसपास पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, ऐसे थोड़ी होता है, रंग बिरंगा बनाएंगे हम तो, है ना। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन, ये बना दिए 4 इलेक्ट्रॉन। अब क्या कहते हो, किसके पास चले? हाइड्रोजन के पास चले। ये लो हाइड्रोजन के पास चले, चले चले चले, ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था। अब 4 क्यों लिए? क्योंकि कार्बन को अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए साझेदारी करने के लिए। तो ये हो गए भाई आपके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या यहां एक आबंध बना, क्या यहां एक आबंध बना, क्या यहां एक आबंध बना, क्या यहां एक आबंध बना? मतलब ये कार्बन ने बनाए 4 आबंध,
एक आबंध से उसको एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी मिली, तो 4 से कितने की मिलेगी? 4 की। अब काउंट करते हैं कार्बन के, देखो 1 2 3 4 उसके अपने, 1 2 3 4 उसके पार्टनर के। अब जो पार्टनर का है वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अपना ही तो है। बात समझ में आई क्या? पक्का पक्का। तो कार्बन के कितने हो गए भाई? 8 हो गए। कार्बन के कितने हो गए स्टूडेंट्स? तो 8 हो गए। तो हो गया ना अष्टक पूरा। बात समझ में आ गई? तो ऐसे निर्माण होता है मीथेन का। और फॉर्मूला क्या होगा? तो 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई? तो ऐसे निर्माण होता है स्टूडेंट्स मीथेन का। फॉर्मूला क्या होगा? 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। कहानी बड़ी सिंपल है, बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो इस तरीके से कार्बन कनेक्ट हो जाएगा। अब देखो, यदि मैं ये बनाता हूं, मैं कहता हूं टेंड ऐसे, ठीक है। अब मैं ये कहता हूं कि भाई मेरे पास जो है ऑक्सीजन भी है, ये लो ऑक्सीजन, ये लो ऑक्सीजन, और मैं कह रहा हूं कि मेरे पास ऑक्सीजन जो है उसके भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये लो। सबके मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दिए। क्या होते हैं? तो किसी भी परमाणु के आसपास उसके अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को यदि हम बनाते हैं उसको हम कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस बिंदु संरचना। ये हो गए। अब आप मेरे को एक बात बताओ, कार्बन की अंतिम कक्षा में 4 है, अपने को करने हैं 8, मतलब 4 और चाहिए। ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में 6 है। बात समझ में आ रही है? और चाहिए कितने? 2 और चाहिए 8 करने के लिए। तो खेल हो गया ना भाई दोनों के बीच में। ये देखो, ये देखो खेल हुआ क्या? क्या कुछ समझ में आया? तो कार्बन के आबंध कितने हैं? तो कार्बन के आबंध कितने हैं स्टूडेंट्स? 4 आबंध हैं। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। बात समझ में आ रही है? 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में बनता है एक आबंध। तो कार्बन के आबंध कितने हैं? 4। ऑक्सीजन के आबंध कितने हैं? 2। इधर वाले ऑक्सीजन के भी 2, इधर वाले ऑक्सीजन के भी 2। तो ये जो चीज हमें मिली 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 मिली, इस चीज का नाम है आपका सी। ऐसी तो बनाओगे, फिर बाद वाले इलेक्ट्रॉन को बनाने की जरूरत नहीं है, और इसी को हम बोलते हैं CO2। कुछ आया? कितना आसान था। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से बना CO2। कुछ इसी तरीके से बना था आपका मीथेन गैस। अब आप कहते हो सर सब कुछ पढ़ा दिया, अब थोड़ा ऑक्सीजन वाली बात भी तो हो जाए। तो बच्चों ये रहा ऑक्सीजन। अब 1 2 3 4 5 और 6 बना दिए। अब ध्यान से देखो, अभी जो है ट्यूबलाइट जलेगा आप लोगों का। तो ये हो गया हाइड्रोजन, और ये देखो लाल वाले से बनाएंगे, रुको, ये लो और ये लो। अब क्या हुआ भाई? देखो आपस में कनेक्शन हो गया। तो ये जो चीज मिली, इसमें भी ऑक्सीजन ने 2 आबंध बनाए, ऊपर भी ऑक्सीजन ने 2 आबंध बनाए, यहां पर भी हर एक प्रत्येक ऑक्सीजन ने 2 आबंध बनाए। पर अंदर क्या है? एक ही तत्व के साथ बनाएंगे तो उसको हम डबल बॉन्ड या द्विआबंध बोलेंगे। एक ही तत्व के साथ बनाएंगे तो उसको हम बोलेंगे डबल बॉन्ड या फिर द्विआबंध। अलग अलग के साथ बनाएंगे तो डबल बॉन्ड नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे 2 बॉन्ड, द्विआबंध नहीं। हम उसको क्या बोलेंगे भाई? डबल बॉन्ड नहीं बोल सकते, हम उसको बोलेंगे, अभी हिंदी में तो इसके लिए क्या वर्ड होता है, बट 2 बॉन्ड्स। 2 बॉन्ड्स और डबल बॉन्ड में होता है डिफरेंस। एक साथ यदि दोनों बना लिए ऐसे, एक साथ यदि ऐसे दोनों बना लिए डबल बॉन्ड, एक एक बनाए तो 2 बॉन्ड। बात समझ में आ गई? 2 आबंध। द्विआबंध अलग है, 2 आबंध अलग है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। तो ये जितने भी आपको आबंधन दिख रहे हैं, जितना भी प्रेम आपको दिख रहा है, सारे किसके बीच में भाई? जितना भी आपको प्रेम दिख रहा है सारे अधातुओं के बीच में, जहां पर परस्पर साझेदारी हो रही है इलेक्ट्रॉनों की, और अष्टक जो है वो पूरा किया जा रहा है। इसी को हम बोलते हैं सहसंयोजी बंध, और ये बनाता है भयंकर वाला कार्बन। बात समझ में आई? तो कार्बन में इतना सहसंयोजी बंध होता है कि उसी के कारण वो निर्माण करता है हर प्रकार के यौगिकों का। बात समझ में आ गई? तो कार्बन के यौगिक बहुत ज्यादा क्यों हैं? तो उसके पीछे कारण है सहसंयोजी बंध। क्लियर? इसको नोट करिए आप अपनी कॉपी में बढ़िया तरीके से। आगे बढ़ रहे हैं, कर लिया नोट? चलो अब यहां पर आ जाओ। तो कार्बन में जो आबंधन है वो है सहसंयोजी आबंध, और इसी सहसंयोजी आबंध के कारण देख लो अब ये इमेज आपके समझ में आ रही होगी। क्लियर? तो कैसे बनाता है, कैसे बनाता है? तो देखो
ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है सहसंयोजी आबंध से। ये देखो बच्चों मीथेन बनाता है सहसंयोजी आबंध से। ये देखो कार्बन क्लोराइड बनाता है सहसंयोजी आयन से। ये देखो CH2, ठीक है, CH3 कर दो, CH2 देन CH2 देन CH3, इतना बड़ा यौगिक बनाता है सहसंयोजी आयन से। बात समझ में आई? ये देखो C2H5OH बनाता है सहसंयोजी आयन से। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो कार्बन में सहसंयोजी आबंध होता है, इसीलिए 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 बनते हैं, इसीलिए बनते हैं, इसीलिए बनते हैं, बनते हैं, बनते हैं लगभग, इसीलिए बनते हैं लगभग 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 30 लाख यौगिक। इसीलिए बनते हैं लगभग 30 लाख यौगिक। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए बनते हैं लगभग 30 लाख यौगिक। कारण क्या है? कार्बन बनाता है भयंकर वाले सहसंयोजी आबंध। क्लियर? तो जितने भी यौगिक कार्बन बनाता है स्टूडेंट्स, उसके पीछे उसका जो कारण है वो है उसका दोस्ताना व्यवहार। किसी भी तत्व के साथ कनेक्ट हो जाएगा और बनाएगा बहुत सारे आबंध। तो ये थी आपकी कार्बन में सहसंयोजी आबंध वाली कहानी। इसको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए। बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है? चलो नोट कर लो पहले। तो अब भाई ये बात तो समझ में आ गई कि सहसंयोजी आबंधन जो है उसको समझना बहुत जरूरी है। पर क्योंकि हम यहां पर आबंधन नहीं पढ़ रहे हैं, हम कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए सेपरेट जो कंटेंट वीडियो है वो बनाया जा चुका है जिसमें सिर्फ आबंधन पढ़ाया गया है। बात समझ में आ रही है? तो प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगा और क्लास के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे वो वीडियो को आपको प्राप्त करना है। कर लिया यदि आपने नोट? तो अब थोड़ी कार्बन के बारे में और बात हो जाए। मैंने कहा था कि बच्चों कार्बन जो होता है वो अवतार लेता है। कार्बन में आबंधन में होता है, मतलब सोचो कितना वर्सेटाइल है। कार्बन लेता है अवतार। हम बात कर रहे हैं कार्बन के अवतार के बारे में। हम बात कर रहे हैं कार्बन के अवतार। क्या कहते हो? कहानी समझ में आई? हम बात कर रहे हैं कार्बन के अवतार के बारे में। मतलब आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि 3 रुपए की पेंसिल और 3 लाख का जो हीरा होता है, उन दोनों के अंदर पाया जाता है कार्बन। मतलब ये कि पेंसिल के अंदर की जो ग्रेफाइट है वो भी कार्बन से मिलकर बनी हुई है, और ये जो बेशकीमती आपका हीरा होता है, बहुमूल्य हीरा होता है, ये भी किससे मिलकर बना हुआ है भाई? कार्बन से। सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्या है सर, ऐसा क्या है कि हीरा और ग्रेफाइट जो है वो मिलकर बने हैं कार्बन से, पर दोनों का जो रंग है वो अलग अलग है, दोनों का जो मूल्य है वो अलग अलग है, दोनों के जो भौतिक गुणधर्म है वो अलग अलग है, दोनों की जो संरचना है आंतरिक वो अलग अलग है, या फिर दोनों की जो बहुत सारे गुणधर्म है भौतिक के साथ साथ में दोनों को जो टच करने पर फील आता है वो अलग अलग है। बात समझ में आई? तो समझ लेते हैं कि कार्बन के अवतार क्या होते हैं, जिसको हम लोग अपर रूप भी कहते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अवतार को ही कहते हैं अपरूप, इसी को हम लोग कहते हैं अपर रूप, अपर रूप, ठीक है? इसी को हम लोग कहते हैं अपर रूप, और स्टूडेंट्स इसी को हम कहते हैं इंग्लिश में एलोट्रोप। अब ये क्या होते हैं? जब किसी तत्व की आंतरिक संरचना डिफरेंट रहती है, तत्व आपका कार्बन ही रहेगा बट उसकी आंतरिक संरचना जो है वो कैसी रहेगी? अलग अलग रहेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपर रूप। बात समझ में आ गई? कार्बन के बारे में बात कर लेते हैं। कार्बन के डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरिन और शॉर्ट यानी कि आपके कोयले के बारे में बात कर लेते हैं। तब तो सोचो ना, एक ही आपका जो कार्बन है वो हीरा बनाता है, मतलब हीरे के अंदर भी वही है जो कोयले के अंदर है। तब तो आपने सुना होगा कि जो हीरा है वो कोयले की खान से बाहर निकलता है। डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। तो अवतार, अपरूप या अपर रूप क्या होता है, यदि आपके समझ में आ गया है तो मैं आपको बताने वाला हूं। डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरिन जो है वो इन सबका मतलब क्या होता है। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। इसको आप नोट कर लो थोड़ा सा जो लिखा हुआ है अभी हमने। अब भाई कार्बन के अपर रूप की यदि हम बात करेंगे तो कितने प्रकार के होंगे? तो 2 प्रकार के। कौन से? प्राकृतिक, प्राकृतिक
और एक है मानव निर्मित, जिसको कृत्रिम कहते हैं। तो प्रकृति हो गए, मानव निर्मित हो गए आपके। अब इसमें भी जो है दो हैं आपके, एक है भैया आपका ग्रेफाइट, तो एक हो गया स्टूडेंट्स ग्रेफाइट, और दूसरा क्या हो गया आपका, तो हीरा हो गया। बात समझ में आ रही है? अब दोनों की ना हम संरचना जान लेते हैं। देखो, और मानव निर्मित जो है उसमें तो आपका आ गया फिर फुलेरीन, फुले 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 फुलेरीन 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 तो ये कैसा हो गया आपका, फुलेरीन हो गया। फुलेरीन क्यों हो गया? क्योंकि इसका निर्माण किया था बंकमिंस्टर फुलेरीन ने, बंकमिंस्टर फुलर ने, फुलेरीन नहीं था, बंकमिंस्टर फुलर था, उन्होंने निर्माण किया किसका भाई, फुलेरीन का। अब देखो कहानी क्या है, ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन से मिलकर बने हुए हैं, पर दोनों की जो आंतरिक संरचना है वो कैसी है भाई, अलग है। अब ये जो फुलेरीन होता है C60 फुलेरीन, इसका एक और नाम क्या है भाई, फुलेरीन का एक और नाम है C60 फुलेरीन। क्या है इसका नाम, C60 फुलेरीन। मतलब कार्बन के कितने इसमें होते होंगे परमाणु, तो 60। तो इसका नाम है स्टूडेंट C60 फुलेरीन, और क्या कह सकते हो, बकमिंस्टर फुलेरीन या बकमिंस्टर फुलेरीन। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं आपको ग्रेफाइट और हीरा की कहानी की तरफ। बात समझ में आ गई? तो देखेंगे कि जो ग्रेफाइट और हीरा है उसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है। देखो कहानी सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। एक और चीज आपको मैं आज बताऊंगा कि जो ग्रेफाइट होता है वो इकलौती ऐसी धातु है जो कि विद्युत की क्या है भाई, सुचालक है। बाकी सभी धातुएं जो होती हैं वो विद्युत की क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो एक काम करते हैं, एक तरफ बनाते हैं हीरा और एक तरफ बनाते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नहीं, ग्रेफाइट, ठीक है। चलो ध्यान से देखो। अब भाई ये रहा एक कार्बन, इससे जुड़ा एक कार्बन, इससे जुड़ा एक कार्बन, इससे जुड़ा एक कार्बन, और ऊपर भी जुड़ा था एक कार्बन। फिर यही कहानी चलती रहेगी। हर कार्बन से आपको मिलेंगे 3 कार्बन जुड़े हुए। हर कार्बन से आपको मिलेंगे, मैं सारे तो नहीं बना पाऊंगा, अरबों करबों करोड़ों कार्बन यहां पर हैं। तो क्या आपको ये कहानी समझ में आ रही है? तो ये जो चीज बनेगी ये कैसी बनेगी, त्रिविमीय। कैसी मिलेगी स्टूडेंट्स? तो बेटा ये मिलेगी त्रिविमीय। तो ये मिलेगी त्रिविमीय, मतलब कि आपकी 3D में। कैसी होगी? 3D में होगी। 3D क्या होता है? जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है। आयतन होता है जिसका, उसको हम बोलते हैं त्रिविमीय या फिर 3D। 3D लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, 3D लिख लो, सिंपल सी कहानी है, घर की बात है, ठीक है। ये लो, तो जिसको आप हीरा कहते हो, जो कि खूब चमकता है, बात समझ में आ रही है, जो कि खूब चमकता है, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, वो भी एक कोयले का भाई ही है। आप ध्यान से देखो, कार्बन से ही बना हुआ है, पर ऐसे बना हुआ है कि कार्बन की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई, 4 होते हैं। चारों इलेक्ट्रॉन आपस में कनेक्ट होते जा रहे हैं। देखो इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस कार्बन के भी रहेंगे पहला, दूसरा, ये देखो इसके सभी इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। तो लाल वाले क्या हो गए आपके, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। कहानी समझ में आ गई स्टूडेंट्स? तो कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, देखो सिंपल सी स्टोरी है कि कार्बन की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, और चारों ही इलेक्ट्रॉन किसी कार्बन के आप देखेंगे, ये देखो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, संलग्न हो रहे हैं उस प्रकार के आबंधन में। बात समझ में आ गई? तो कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है। तो यहां पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 0। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कितना है स्टूडेंट्स, 0 है। बात समझ में आ गई? तो कार्बन जो है वो बनाता है त्रिविमीय, इसको हम टेट्राहेड्रल भी कहते हैं। ये एक 3D आपकी जो है क्या बनाता है भाई, आकृति बनाता है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। अब इलेक्ट्रॉन यदि 0 मुक्त हैं, इसका मतलब ये कि ये विद्युत का कैसा होगा, कुचालक होगा, क्योंकि विद्युत के चालन के लिए आपको होने चाहिए मुक्त इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई? अब आते हैं ग्रेफाइट की तरफ। देखो देखो देखो, तो एक कार्बन ये रहा, इससे कनेक्ट हुआ दूसरा, यहां पर देखो ऐसा 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 ऐसा। ग्रेफाइट जो है उसकी आंतरिक संरचना है स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से। बात समझ में आ रही है?
फिर ये नीचे आ जाएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा, फिर ये ऐसा हो जाएगा, ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा, ये ऐसा कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या आपको एक 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 षटकोण मिलता हुआ नहीं दिख रहा? ध्यान से देखो, ये इस तरीके से हो गया आपका। तो ये क्या होगा आपका? ये हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। ये जो है मैं काले कलर से जो बना रहा हूं वो आबंधन नहीं है। बात समझ में आ गई? तो आप यदि ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो कार्बन है उसके किसी भी प्रत्येक कार्बन के सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन जो थे उन्होंने ही क्या किया? भाग लिया है आबंधन में। जो 3 इलेक्ट्रॉन थे सिर्फ उन्होंने ही भाग लिया है किसमें स्टूडेंट्स? आबंधन में। यहां पर कार्बन रहा होगा ऐसे। बात समझ में आ गई? तो अब क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन ने भाग लिया है किसमें? आबंधन में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कितना है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कितना है आपका? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है आपका 1। मुक्त इलेक्ट्रॉन कितना है स्टूडेंट्स? तो ये है आपका 1। कहानी समझ में आ गई? तो ये जो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है ग्रेफाइट के अंदर, ये जो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यही कारण है विद्युत के चालन के पीछे। बात समझ में आई? मतलब विद्युत का यदि चालन हो रहा है उसके पीछे की कहानी है एक आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? तो इसको आप क्या कहोगे भाई? तो ये हो गया आपका, ये प्लेन है। ये कैसा है? प्लेन है। जैसे वो त्रिविमीय था ना, तो आपका जो ग्रेफाइट होगा उसकी जो एक प्लेट होगी वो कैसी होगी? द्विविमीय। कैसी होगी स्टूडेंट्स? तो ये होगी द्विविमीय। द्विविमीय होगी, साथ में जो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा वो मुक्त रहेगा। इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का क्या करता है भाई? चालन करता है। बात समझ में आ गई? तो अब देखिए आंतरिक संरचना में के कारण ये हुआ, वो आसानी से टूट जाता है। ऐसे पेंसिल तोड़ते हैं तो इसको तोड़ के दिखा दो। अभी तक के जितने भी ठोस पदार्थ मिले हैं उसमें सबसे जो कठोरतम पदार्थ है वो कौन सा? आपका हीरा। बात समझ में आ रही? हीरा इतना कठोर होता है कि आप कांच काटने के लिए हीरा उपयोग करते हो। अच्छा, ऐसा नहीं कि हर हीरा जो है वो प्राकृतिक ही है। वो अब जो हीरा है स्टूडेंट्स उसको हम क्या करते हैं? मानव निर्मित हीरा भी अब अवेलेबल है मार्केट में। बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों की जो भौतिक गुणधर्म है वो कैसे होंगे? वो अलग अलग होंगे, पर रासायनिक गुणधर्म जो है दोनों के वो कैसे होंगे? एक समान होंगे। बात समझ में आ गई? तो हीरा देख लिया, ग्रेफाइट देख लिया, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, C60 फुलेरीन देख लिया। ओके, तो C60 फुलेरीन क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि बकमिंस्टर फुलर ने इसका नाम दिया था, दैट्स व्हाई। और ये कैसा है? तो ये है आपका मानव निर्मित। अच्छा, एक और चीज, अब मानव निर्मित में हीरा भी आ चुका है, पर हीरा दोनों की जो संरचना है, इस वाले हीरे और इस वाले की संरचना एक समान रहेगी। बात समझ में आ गई? संरचना कैसी रहेगी? तो एक समान रहेगी। क्लियर? तो आज की जो क्लास थी इसमें हमने ये देखा कि कार्बन जो है वो किस प्रकार से यौगिकों का निर्माण करता है, कैसे जो है बहुत सारे आबंधन बनाता है जिसको हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं, कैसे उसके अवतार यानी कि अपर रूप होते हैं। इन सारी चीजों को आज हमने क्लास में कर लिया है कवर। अब इसके बाद वाली जो क्लास होगी उसमें हम क्या देखेंगे कि भाई कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन है वो और बहुत ज्यादा ऑलराउंडर है। तो अभी कार्बन के बारे में बहुत सारी चीजों को जानना समझना बाकी है स्टूडेंट्स। एक काम करते हैं, इसे हम करेंगे अगली क्लास में, और वो वीडियो आपको कैसे मिलेगा? तो भाई यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे तो मिल ही जाएगा, पर यदि आपको यदि परेशानी से बचना है तो आप क्या करेंगे? तो आप ये करेंगे, ध्यान से देखो, आप गूगल पे जाएंगे, आप सर्च करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स, वहां पर आपको इंग्लिश मीडियम, फिलहाल में हम हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं, सारी चीजें आपको वहां पर अवेलेबल हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या करोगे? सिंपल से स्टोरी है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़नी है, गणित पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, जो भी पढ़ना है वहां पर आप जाकर क्लिक कर दीजिए। मान लेते हैं केमिस्ट्री में हम पढ़ना चाहते हैं इस चैप्टर का अगला वाला भाग। बात समझ में? ये तो भाग 1 था, ये पहला एपिसोड था। अगले एपिसोड को जानने के लिए यहां पर क्लिक कर दो, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटी नहीं, बिल्कुल क्वालिटी के साथ एक एक चीज को हम पूरे चैप्टर में कवर करेंगे, ताकि आपकी परीक्षाओं की जो तैयारी है वो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी बढ़िया तरीके से करवा सके। बात समझ में आ गई? आपने किया वॉच नाउ, आप बड़े आगे, आप बड़े आगे, आपके सामने आ गया फुल कोर्स। फुल कोर्स का मतलब एपिसोड वाइज, पार्ट वाइज, हर चैप्टर के टॉपिक वाइज वीडियोस,
साथ में क्या होंगे भाई, वन शॉट रिवीजन होगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन होगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, और क्या होगा साथ में, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ये सब कुछ आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको करना है एक छोटा सा क्लिक। आपने किया क्लिक, पेन और कॉपी लेकर आप बैठ जाइए, हो गई आपकी पढ़ाई शुरू। बात समझ में आएगी। देखो यहां सिलेबस से स्टार्ट किया है हमने और हम इसको फिर आगे लेकर जाएंगे सभी चैप्टर्स तक, सभी टॉपिक्स तक। बात समझ में आ रही है। तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि यदि आप कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक, कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक किसी भी विषय में, किसी भी बोर्ड में, किसी भी टॉपिक में आप यदि क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन चाहते हैं तो वो मिलेगी आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। इसी चैप्टर के अगले भाग के साथ मैं आपको मिलता हूं जल्द ही। बात समझ में आ रही है। तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।